हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, तुगलक वंश। और बता दूँ, ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है और ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर हमारी तीसरी वीडियो यानी पार्ट 3 है। जी हाँ, और इससे पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश और अब आ रहा है तुगलक वंश। तो यानी हमने अपनी जो पहली वीडियो थी 2, उनमें हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश ने राज किया था। पहला है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर आखिरी आता है लोधी वंश। तो उसके ऊपर हमारी 5 वीडियो रहेगी, पांचों वंश के ऊपर। तो हम इसमें क्वेश्चन लेकर चलेंगे और बता दो, ये कंप्लीट सेशन होने वाला है एसएससी रेलवे के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और दिल्ली सल्तनत जो है मिडाइवल हिस्ट्री का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुगल साम्राज्य भी मिडाइवल हिस्ट्री में आता है, तो उसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ तुगलक वंश के बारे में। देखो, हुआ क्या कि जब खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ था खुसरो खां, जिसके हमने लास्ट वीडियो में इसका डिस्कस कर लिया है, तो आप जानते ही होंगे खुसरो खां जब शासक बना था दिल्ली का, तो उस समय तुगलक वंश के एक शासक, उस समय खैर तुगलक वंश नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक आए थे। उनने युद्ध किया था किसके साथ? खुसरो खां के साथ। तो जब खुसरो खां के साथ युद्ध किया तो खुसरो खां इसमें हो गया पराजित, और जब दिल्ली की गद्दी पर बैठने की बारी आई तो वो आई गयासुद्दीन तुगलक की। तो उनने तुगलक वंश की नींव रख दी। तो बता दूं, 1290 से खिलजी वंश चला था और 1320 में जाकर ख़त्म हो गया। और 1320 से स्टार्ट हो रहा है, 1398 तक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश चलेगा। तो तुगलक वंश वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राजवंश माना जाता है पूरे, एक तरह से मिडाइवल हिस्ट्री का पूरा पार्ट देखें तो, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और बता दूँ, कंप्लीट सेशन होने वाला है एग्जाम में, इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इतना वादा है मेरा आपसे। और मैंने बता दी तुगलक वंश कालक्रम जरूर ध्यान रखें, 1320 से 1398 के बीच में चला था। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वो हमने सारा इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत, सारे वंश, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। अभी हाल ही में डिस्कस किया था, खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने नींव रखी थी तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली की गद्दी पर 1320 ईस्वी में बैठा। जी हाँ, 1320 में, यानी जब वो खुसरो खां को पराजित किया उसी बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, तो ऑब्वियसली 1320 ही आंसर होगा। तो याद रखें, 1320 में गयासुद्दीन तुगलक, राज्याभिषेक की इसी टाइम होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन की नीति को किस इतिहासकार ने रस्म-ए-नियान की नीति कहा है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो गयासुद्दीन की नीतियाँ थी ना, वो बहुत, एक तरह से देखा ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और बहुत ही ज़्यादा एक भविष्य दृष्टा थे, एक तरह से कह सकते हैं, यानी बहुत ऊंची सोच रही होगी, जो फ्यूचर विजन होते ना, उसी तरह। तो गयासुद्दीन की जो नीति है, इसी को कहा है रस्म-ए-नियान की नीति। जी हाँ, बहुत ही माइंड इनका बहुत फास्ट था गयासुद्दीन तुगलक का। तो इनको इतिहासकार बर्नी ने क्या कहा है? रस्म-ए-नियान की नीति कहा है। किस इतिहासकार ने? बर्नी ने इनकी नीति को कहा। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया ने किसके बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया ने किसके बारे में कहा था? दिल्ली अभी दूर है। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। बता दूं, एसएससी बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी है कि दिल्ली अभी दूर है, ये नारा किसने दिया था। तो बता दूं, ये कथन है निजामुद्दीन औलिया का। ये किसके बारे में कहा था, तो आज आपको ये भी पता लग जाना, बहुत कम लोगों को पता होगा कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किसको पराजित करके तुगलक वंश की नींव रखी। ऊपर हमने इंट्रोड्यूस करा ही दिया आपसे वंश, जब वंश स्टार्ट कर रहे थे, खुसरो खां। जी हाँ, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन वैसे कम पूछा जाता है, बहुत अंडररेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, कभी पूछा भी जा सकता है जब इसका चांस आ गया जिस दिन। गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। जी हाँ, जो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम कह दो या कह दो दिल्ली की सत्ता पर बैठने से पहले जो इनका नाम था वो था गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। यानी जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर ये सिंहासन पर बैठे थे, राइट। नेक्स्ट है, नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो संभव अगर देखें तो किसी भी दिल्ली सल्तनत पूरा, चाहे कोई सा भी वंश उठाएं, चाहे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश में इनके बाद में जो शासक आएंगे, और सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, कोई भी वंश उठाओ, किसी भी शासक ने ऐसा काम नहीं किया जो कृषि के ऊपर डिपेंड हो कुछ,
कृषि के लिए हो, कि खेती के लिए कुछ कार्य किया हो, ऐसा किसी वंश ने के शासक ने नहीं किया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने ये कदम उठाया था। तो आप इसे समझ सकते हो, इनकी जो नीतियाँ थी, इसलिए रस्म नियान की नीति इतिहासकार बर्नी ने कहा था, क्योंकि नहरें हर चीज़ में, चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे सोशल मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक, मतलब हर एक में अपनी विजन जो थी ना इनकी बहुत स्ट्रांग थी, राइट। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो जो तुगलकाबाद नामक नगर है उसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने, इन्हीं ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, शहर है। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? ये थोड़ी सी बता दूं, थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो सकती है, और जो जिस समय इनकी नीति बहुत अच्छी चल रही थी उस समय इनकी डेथ हो गई थी, बहुत जल्दी डेथ हुई थी। वैसे 1325 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। जी हाँ, 1320 में बैठे गद्दी पर, 1325 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, अब डेथ हुई कैसे? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये क्या हुआ था कि आपको थोड़ा स्टोरी बताता हूँ, कि ये एक बार बंगाल के अभियान में चले थे, यानी आपको बता दूं, बंगाल अभियान से जब चले थे, वहाँ से जो बंगाल अभियान को निपटा कर जब वापस लौट रहे थे, तो इनके ही पुत्र जूना खां, जी हाँ, जूना खां द्वारा निर्मित एक लकड़ी का महल था। अब लकड़ी के महल से क्या नीचे दब गए? जी हाँ, लकड़ी का महल क्षतिग्रस्त हो गया और इसके लकड़ी के महल के नीचे दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बता, जो लकड़ी का महल था वो जूना खां द्वारा निर्मित था। अब ये जूना खां कौन था, तो इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? जी हाँ, जूना खां। अब जो जूना खां है ये उत्तराधिकारी हुआ, तो याद रखें, ये आप जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो पढ़ते हो ना, यही जूना खां है। यानी जूना खां किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो ऊपर हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात किया था, गाजी तुगलक नाम था, जब गद्दी पर बैठे तो गयासुद्दीन तुगलक हो गए। उसी तरह जब जूना खां नाम था इनका, तो जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठे वैसे मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें नाम रखा खुद का। तो बता दूं, वैसे इनका जो ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है, और बता दूं जनता इनसे काफ़ी नाराज़ रहती थी, यानी जो इनके शासनकाल में प्रजा होती थी वो काफ़ी नाखुश थी इनसे, क्योंकि एक तरह से अयोग्य शासक नहीं कह सकते, शासक तो बड़े ही योग्य थे, लेकिन इनकी जो नीतियाँ थी, इनकी क्रूर स्वभाव, ये क्रुद्ध थे और बड़े ही एक तरह पागल स्वभाव के कह सकते हो, तो इनसे इसलिए प्रजा इनसे बहुत दुखी थी। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के किस शासक को सनकी, देख लिए जिसका हम डिस्कस कर रहे थे वही आ गया क्वेश्चन, कि सनकी, क्रूर, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। तो तुगलक वंश का कौन सा शासक है? तो अभी डिस्कस किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। बता दूं, सनकी है, क्रूर है, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, है ना, इनको कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। यानी इनका व्यवहार इतना ख़राब था, आप समझ सकते हो, क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक के जाने के बाद जब इतना एक सही मोमेंटम चल रहा था, उसके बाद में अगर ऐसा शासक आकर पूरी धज्जियाँ उड़ाता है, तो आई थिंक ये इतिहास में आने लायक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो अमीर ए कोही की स्थापना की थी। किसके लिए? कृषि के विकास के लिए, यानी कि जो कृषि के जितना भी ध्यान देना उनके ऊपर, तो कृषि के रिलेटेड जो भी मामला आएगा वो जाएगा अमीर ए कोही के पास। यानी किसी की खेती बंजर भूमि है, किसी को कुछ देना है, किसी को मैंने कुछ भी, एवरीथिंग, है ना, कृषि के रिलेटेड जो भी होगा वो मुकदमा डायरेक्टली मोहम्मद बिन तुगलक के पास ना जाकर अमीर कोही के पास जाएगा। यानी अमीर कोही क्या है? तो बता दो, विभाग है, उस विभाग के भी अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम। फिलहाल इतना याद करें आप। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो बता दूं, ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी जिस समय दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन तुगलक शासक बना था उस समय राजधानी दिल्ली ही थी। तो पूछा जा सकता है कि जब गद्दी पर बैठे गयासुद्दीन तुगलक तो उन्होंने राजधानी क्या बनाई? तो दिल्ली बनाई थी, और दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक। और बता दूं, जैसे इन्हें स्थानांतरित की देवगिरी, और बता दूं देवगिरी के बाद इन्होंने नाम रख दिया अपना दौलताबाद। क्या रखा था? दौलताबाद। तो ये चीज़ ध्यान रखें, देवगिरी का आगे यही क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल कर क्या रखा? तो वो रखा था दौलताबाद। जी हाँ, दौलताबाद नाम रखा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और आपने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा, उसमें इब्न बतूता हो गया, हर्षवर्धन हो गया, क्योंकि उसमें प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर जब बहुत बात होती है विदेशी यात्रियों का, तो भी ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ से सुर्खियों में होता है।
दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की ये सबसे बढ़िया बात रही कि उनके वंशागति जो पद थे, वंशानुगत पद मिलते थे, यानी बाप का बेटा, बेटे के बाद में बेटा, वो चलता रहेगा, वो इसने ख़त्म कर दिया। इनने कहा कि जो योग्य व्यक्ति होगा वही आगे बढ़ेगा, उसी को पद दिया जाएगा। यानी इनके शासनकाल में चाहे गुप्तचर के पद रहे हों, चाहे कोई भी विभाग के पद रहे हों, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर दिए। और ये प्रथम सुल्तान था पूरे कंप्लीट मुगल साम्राज्य के, पूरे दिल्ली सल्तनत में बता दूं। नेक्स्ट है, एडवर्ड थॉमस ने किस शासक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? तो एडवर्ड थॉमस ने कहा है प्रिंस ऑफ मनियर्स मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है एडवर्ड थॉमस ने। तो आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इनकी जो इब्न बतूता जब भारत आए, बता दो इब्न बतूता जो थे अफ्रीकी यात्री, मोरक्को, एक देश है मोरक्को, वहाँ का यात्री था। जब ये भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी जो नीतियाँ, इनका जो एक माइंडसेट था, उनको पढ़ा, जब इनके बारे में जब ये कार्य करते थे, उनको देख देख कर इनसे इतने प्रभावित हुए कि मोहम्मद बिन तुगलक इनसे बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो उससे इनने क्या किया कि दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया इब्न बतूता को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है रहला। जी हाँ, रहला या रिहला भी कई बार आता है, दोनों सही है। वैसे एग्जैक्ट नाम जो है रहला ही है। तो इब्न बतूता है, रहला की पुस्तक है, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, तुगलक वंश का जितना भी है वो सब कुछ इसमें मिलता है, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351, यानी हमने लास्ट जो डेथ हुई थी वो 1325 में डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद में लगभग 26 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने वर्ष शासन किया, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी वो हुई थी थट्टा के निकट गोडाल में। जी हाँ, थट्टा के निकट गोडाल में इनकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। इनने भी शासन, और बता दूं पूरे तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा शासन इस तरह से इनने ही किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से? जी हाँ, यानी लोग, प्रजा को उससे मुक्ति मिली और उससे प्रजा को। तो एक तरह से ये लिखा है इतिहासकार बदायूनी। जी हाँ, इतिहासकार बदायूनी लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रजा भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनकी नीतियों से परेशान थी, इनकी जो एक पागल माइंडसेट होता है उनसे परेशान थी, इनके क्रूर व्यवहार से परेशान थी, है ना। तो इसलिए बदायूनी, इससे साबित होता है, जब ये कथन से, ये छोटा सा कथन है लेकिन ये साबित हो जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है प्रजा के लिए सही नहीं रहा था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य है। जी हाँ, शेख अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया? यानी जो अजमेर में आपको पता है जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो उनकी दरगाह पर जो जाने वाला दिल्ली सल्तनत का अगर कोई पहला शासक है तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ही वह शासक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक ही था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो जो वो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठा फिरोज़ तुगलक। जी हाँ, फिरोज़ तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तराधिकारी कह सकते हो। तो यानी फिरोज तुगलक राज्याभिषेक कब होगा? तो ऑब्वियसली 1351 होगा। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद करो तो 20 मार्च कर लेना, लेकिन 99.99 चांस यही रहेंगे % कि 1351 ऑप्शन में आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में कितने कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया? जी हाँ, लगभग। तो बता दूं कि 4, ऐसा कौन सा शासक था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी
बहुत सारे कर थे, उन सबको समाप्त कर दिया, लेकिन 4 कर लगाए थे, वो था फिरोज तुगलक। भाई साहब ये भी थोड़ा सा इसके लिए जिगरा चाहिए ना, मतलब इतने सारे जो कर हैं उनको समाप्त करके एक कर लगाना, 4 कर लगाने सिर्फ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत कर्ज वसूला गया था, उससे जनता बहुत परेशान थी। अब उसी को जनता को यानी प्रजा जितनी भी जिनको खुश रखने के लिए फिरोज तुगलक को ज़्यादा टिकना भी था शासनकाल में, तो इसलिए इन्हें ऐसा करना पड़ा इन्हें भी। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो बता दूं, पहले क्या होता था, जो जजिया कर था वो हिंदुओं पर लगता था, ये हिंदुओं का जो टैक्स होता है जजिया कर कहता है, तो वो फिर आगे जाकर ब्राह्मणों पर भी लगना स्टार्ट हो गया, तो वो उस समय शासक था फिरोज तुगलक, यानी जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक, तो ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में कौन से 4 कर को वसूलने का आदेश दिया? तो ऊपर भी डिस्कस किया था, बहुत सारे कर को समाप्त करके 4 कर ही लगाए थे, एक था खराज, एक था खुम्स, एक था जजिया, एक था जकात, यानी जजिया देना पड़ेगा, जकात देना पड़ेगा, खराज और खुम्स, ये 4 कर आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में एक सिंचाई कर लगाया, जो उपज का कितना भाग था? तो बता दूं, उपज का 1/10 भाग जहाँ वो सिंचाई का करता, और बता दूं पूरे सिंचाई अगर बात करें सिंचाई कर की, तो ये लगाने वाले फिरोज तुगलक ही एकमात्र शासक था। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के किस शासक ने अब कितने नए नगरों की स्थापना की? तुगलक वंश का कौन सा शासक था पहले ये बता दो, यानी ये क्वेश्चन 2 है और इस क्वेश्चन का 2 है, वैसे हमने आंसर एक ही किया फिलहाल, तो ध्यान रखें 300 जो थे वो नए नगरों की स्थापना की, और किसने की? तो ये बता दो, फिरोज तुगलक ने ये स्थापना की थी, यानी कितने? 300 नगर, बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो ये की दीवान खैरात। जी हाँ, 300 नए नगर भी बसाए, इतने सारे विभाग भी बनाए और कर भी हटाए, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में अगर कोई सही शासक आया तो फिरोज तुगलक ही था। और दीवान खैरात विभाग की स्थापना की, जो यानी अनाथ मुस्लिम महिलाएं थी, विधवाएं थी, लड़कियां थी, जितनी भी, उनकी सहायता करने के लिए, है ना, तो एक तरह से इकोनॉमिकली उनको मदद करना, एक तरह से यही था इसका मेन मोटिव, तो ये विभाग बनाया था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किस शासक के समय थी? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थी, 1,80,000 दास थे, यानी 1,80,000 दास की संख्या थी, जो पूरे सल्तनत कालीन, तो दिल्ली सल्तनत ही नहीं पूरे मुगल काल में सर्वाधिक दासों की संख्या रही है, फिरोज शाह तुगलक के शासन में 1,80,000। नेक्स्ट है, दासों की देखभाल, पूरे दासों को पूरी तरह से केयर करने के लिए फिरोज ने क्या किया कि विभाग की स्थापना की थी, दासों के लिए भी अलग, तो वो की थी दीवान बंदगान। जी हाँ, दीवान बंदगान की स्थापना की थी दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही फतवा जहांदरी। जी हाँ, ये 2 अलग अलग पुस्तक हैं, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदरी की रचना किसने की? तो ये की थी जियाउद्दीन बर्नी। जी हाँ, ये वही बर्नी है जिसने रस्म-ए-नियान की नीति कहा है, किसकी नीति को? ये कहा है गयासुद्दीन तुगलक की नीति को, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसका। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में खिजराबाद में मेरठ से सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया? तो वो किया गया फिरोज तुगलक के शासनकाल में, यानी सम्राट अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य के, उनके, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है? तो बता दो, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखें, ये एक तरह से टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट है, फतूहात फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना, तो बता दो, फतूहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक ने। और यार तारीख फिरोज शाही वो अलग है, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फतूहात फिरोज शाही है तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। वैसे याद कर सकते हो कि क्या पता कई बार कंफ्यूज हो जाओ, तो इसमें भी फो आ रहा है और इसमें फिरोज में फो आ रहा है, क्योंकि ये तो आप याद कर ही नहीं सकते, तारीख फिरोज शाही बर्नी हो जाएगा, लेकिन फतूहात फिरोज शाही नहीं, इसमें भी आगे फो आ रहा है, इसलिए फिरोज शाह तुगलक, राइट। सो आई थिंक ये सही रहेगी ट्रिक आपके लिए। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को संरक्षण के किस शासक ने प्रदान किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज जो थे, ये दोनों एक तरह से इतिहासकार रहे हैं उस टाइम, यानी कवि रहे हैं एक तरह से, फिरोज तुगलक के शासनकाल में इन्होंने शासन प्रदान किया था इन दोनों को संरक्षण। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 ईस्वी में। जी हाँ, 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है,
दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग, आपने अक्सर नाम सुना होगा, तो ये फिरोज तुगलक ने करवाया था इस दुर्ग। कोटला फिरोज शाह दुर्ग है ना, फिरोज शाह कोटला नाम सुना होगा दुर्ग। नेक्स्ट है, वह पहला शासक कौन था जिसने शाही नहरों से सिंचाई के लिए पानी के प्रयोग पर सिंचाई कर लगाया था? तो ऐसा करने वाला अगर कोई था ना, सिंचाई कर वाला, तो ये था फिरोज तुगलक। जी हाँ, पहला शासक माना जाता है पूरे दिल्ली सल्तनत में जिसे शाही नहरों से सिंचाई के लिए पानी कर कोई भी उपयोग करेगा तो उसको सिंचाई कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक के काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी, जी हाँ, खान जहां तेलंगानी मकबरे की तुलना किससे की गई है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित है ये खान जहां तेलंगानी मकबरा। इसकी तुलना की गई जेरूसलम में निर्मित एक उमर के मस्जिद से। जी हाँ, जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से इसकी तुलना की गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक के समय चलाए जाने वाले तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल चलाए जाने तांबे के सिक्के थे उन्हें कहा जाता अद्दा। जी हाँ, अद्दा कहा जाता था। वो जो तांबे की तो अद्दा कहा जाता था, लेकिन चांदी को क्या कहा जाता? यानी फिरोज शाह तुगलक के समय चलाए जाने वाले चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था विक। जी हाँ, चांदी के विक, लेकिन जैसे तांबा आ गया अद्दा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, किसने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत पुस्तकों को फारसी में दलाइल फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया? तो वो करवाया फिरोज तुगलक ने। जी हाँ, यानी फिरोज तुगलक ने फारसी में दलाइल फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया। किनको? यानी जब हिमाचल प्रदेश ज्वालामुखी मंदिर जितने भी संस्कृत के रिलेटेड जितने ग्रंथ मिले उनको फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद कराया फारसी में, और उनका क्या नाम से अनुवाद कराया? दलाइल फिरोज शाही। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी अब जो वंश है वो ख़त्म होने पर आ गया है। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। जी हाँ, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और आज के आखिरी 2 क्वेश्चन वो है, किसने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय शासन कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सॉरी, ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398, और मैंने बताया था 1398 लगभग खत्म हो जाता है वंश, यानी अंतिम शासक यही था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है, किसने जौनपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक जो था उसने जौनपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और बता दो, जौनपुर है, हाँ आई थिंक अब विजिबल होगा, जौनपुर है ना, वो जूना खां, जी हाँ, जूना खां के नाम पर रखा गया जौनपुर, और इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। सो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा कुछ इसमें हमने ऐड किया है। और आप अब इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जब रिपीट करके इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ भी इससे बाहर नहीं लगेगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैयद वंश के बारे में। छोटा ही वंश है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 20-22 क्वेश्चन बनेंगे। सो तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।